मुजफ्फरनगर में संत रविदास जयंती को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। कोतवाली नगर में सीओ सिटी द्वारा समाज के जिम्मेदार लोगों, आयोजकों और डीजे संचालकों के साथ एक अहम बैठक की गई। इस बैठक में सीओ सिटी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रविदास जयंती की रैली और कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से और कानून के दायरे में रहकर आयोजित किए जाएं। डीजे संचालकों को तय गाइडलाइन के अनुसार ही डीजे बजाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या शांति भंग की स्थिति न बने। प्रशासन ने सभी आयोजकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए। संत रविदास जयंती मनाई जाएगी, उसके संबंध में यहाँ पे बहुत सारी झांकियाँ और बहुत सारी शोभा यात्राएँ शहर से निकलेंगी और गांव से भी निकलेंगी पूरे ज़िले में। उसी संबंध में आयोजकों और डीजे वालों के साथ थाना कोतवाली पे मीटिंग की गई। उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और ये स्थापित किया जा रहा है कि कुछ नियंत्रण में हम लोग इस त्यौहार को मनाएं, किस तरह से हम लोग को कानून व्यवस्था भी बनाए रखनी है और किस तरह से साथ में इस पर्व को एंजॉय करना है। उसी संबंध में मीटिंग की गई। डीजे वालों को हिदायत दी गई है कि किस प्रकार के जो है गाने बजाने हैं, किस प्रकार के नहीं बजाने हैं और साथ में लाउड स्पीकर अपने जो डीजे की वॉल्यूम है वो जो मानक हैं न्यायालय द्वारा दिए गए उनको एक्सीड ना करें, उनके बाउंड्री में ही रहें, ये समझाया गया। मुजफ्फरनगर में संयुक्त वैश्य अग्रवाल महास भाने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियम 2026 को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। महास भा का कहना है कि 15 जनवरी 2026 से लागू किए गए ये नियम समानता के नाम पर स्वर्ण समाज के छात्रों के साथ भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। संगठन का आरोप है कि ओबीसी को नियमों में शामिल करने से वर्गों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। साथ ही 24 घंटे में कार्रवाई और 60 दिनों में निपटारे की समय सीमा से झूठी शिकायतों की आशंका बढ़ेगी, जिससे स्वर्ण समाज के छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो सकता है। महास भा ने राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजकर इन नियमों पर पुनर्विचार की मांग की है। आज यहाँ संयुक्त वैश्य अग्रवाल महासभा के बैनर के नीचे सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के यूजीसी के विरोध में आज यहाँ उनका विरोध किया है और ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से लिखा है और ये मांग की गई है कि ये यूजीसी कानून ये काला कानून है और ये स्वर्ण जाति के लिए, उनके बच्चों के लिए उनका भविष्य खराब करने वाला है, जिसमें बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और जैन त्यागी सभी स्वर्ण जाति के अंदर आते हैं। पहले ही हम SC ST का दंश झेल रहे हैं, नए कानून को तो हम बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करेंगे और इस कानून को वापस कराने के लिए आज हमने ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और इसको वापस करा के ही रहेंगे। अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो सड़कों पर उतरकर इससे भी बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। हिंदू सरकार को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम होने नहीं देंगे। कल ओबीसी लोगों ने भी यहाँ प्रदर्शन किया, वो भी हमसे अलग नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हम सब एक हैं और हम इस मांग को बिल्कुल बराबर जारी रखेंगे। अगर 1 तारीख के बंद का कोई आह्वान किसी की तरफ से आता है, जैसे कि सुनने में आ रहा है, तो उसमें बंद में भी हम वही सहभागिता करेंगे। पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। मुजफ्फरनगर में आंगनबाड़ी महिलाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिषद में सैकड़ों की संख्या में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष कृष्णा प्रजापति के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कर्मियों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा देने, मानदेय में वृद्धि, वेतनमान, पेंशन, ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता, मेडिकल अवकाश और मौसमी छुट्टियों जैसी सुविधाएं देने की मांग की गई। आंगनबाड़ी महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज जनपद मुजफ्फरनगर की आंगनबाड़ी व्यवसायिकाएं बहुत ही जेन्युइन समस्याओं के और मांगों के साथ यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा हुई हैं। योगी और मोदी सरकार ने चुनावी वक्त में वादा किया था कि शीघ्र ही महिलाओं को सम्मानजनक मानदेय देंगे और नारा भी उनका चुनावी वर्ष में यही रहा है कि मोदी योगी मैदान में महिलाओं के सम्मान में, लेकिन ऐसा कोई सम्मानजनक करिश्मा उन्होंने आंगनवाड़ियों के लिए तो किया नहीं है, बाकी का हमें पता नहीं। और लगातार 2 बार सरकार उनकी केंद्र और राज्य में आ गई है, लेकिन आंगनवाड़ी महिलाओं को कोई भी सम्मानजनक मानदेय देना तो दूर, नाम मात्र की भी वृद्धि नहीं की गई है। और 1500 रुपये 2021 में PLI प्रोत्साहन राशि का एक नाटक मात्र बन के रह गया है, वह किसी भी आंगनवाड़ी को नहीं पहुँचती। जब जब
धरना वगैरह धर दिया जाता है तो 1-2 महीना 500 या 1000 रुपए किसी किसी को मिल जाते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। तो मेन मांग ये है कि आंगनवाड़ियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक कम से कम 21,000 न्यूनतम मजदूरी आंगनवाड़ियों को दी जाए और ये जो PLI है ये प्रोत्साहन राशि में कन्वर्ट की जाए। DM साहब से काफी आंगनवाड़ी मेरे साथ गई थी, मिले हैं और उन्होंने मांग पत्र को अच्छे से पढ़ा है, देखा है, समझा है और शीघ्र ही सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को आज उनके राजनीतिक गढ़ बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां दिन भर समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई वरिष्ठ राजनीतिक नेता अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हो रहे हैं। अजित दादा की अंतिम यात्रा में हजारों समर्थक नम आंखों से अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरे बारामती में शोक की लहर है और माहौल गमगीन बना हुआ है। दादा हमें जप्पा से जुड़े हुए थे, हमारा एक लाड़के बहना का हृदय अब हम रो के भी नहीं बता सकते, आंसू भी नहीं निकल रहे, तो हृदय में दुख भी बहुत हुआ है। दादा एक ऐसा आदमी था कि वैसा नेता कभी जीवन भर हम देखेंगे ना, होगा ना होने वाला है। तो ये दुख हम किसी को बता नहीं सकते। दादा एक ऐसा नेतृत्व था कि पूरे हर समाज के लेडीज को दादा ने लाड़की बहन योजना करके दी और इज्जत दी, मान सम्मान दिए और स्पष्ट वक्ता नेता। दादा ने महिलाओं का सम्मान नहीं, हर युवक का सम्मान करे। हमारे तालुके में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, भारत में आज दादा जैसा भाई नहीं मिलेगा। दादा का हमारा बहुत अच्छा सा बहन भाई का रिश्ता था और हमको इतना दुख हुआ। रात को हम जब घर से निकले कल, तो मतलब हमने इतना ही सोचा कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, इतना दूर कैसा पहुँचेंगे, रात का सफर तय करेंगे या नहीं। लेकिन हमको यही आस थी कि हम दादा से मिले, दादा के अंतिम संस्कार पे जाए। तो हमको आते आते रास्ते में ऐसा पता चला कि ग्राउंड पे दादा का अंतिम संस्कार होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग पहले यहाँ पहुँचे, बल्कि उनके घर को नहीं जाते, हम यहाँ आए क्योंकि ये जगह दादा के लिए बहुत खास थी। ये बात हमें पता चला तो एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि ये मान नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। आज तक जो दादा ने किया है ऐसा कोई कर नहीं सकते हैं। उन्होंने अपना पूरी जिंदगी लोगों के कामों में और जाते जाते भी काम करने के लिए ही गए थे। अच्छी सारी मीटिंग थी, लोगों के भलाई के लिए कर रहे थे और इसलिए हम लोग सब उनको एक कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला अस्मरणीय स्मृति इतिहास हो गया। ऐसा कभी हो नहीं ऐसे। बहुत दुखद, पीड़ाजनक और महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता भी थे, डिप्टी CM भी थे और कल दुखद उनकी जो विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई है उससे पूरा देश दुखी है। महाराष्ट्र और उनका परिवार तो दुखी ही है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए, इसके लिए जो प्रयास करने हैं वो प्रयास तो किए जा रहे हैं। आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। हम भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिजनों को भगवान शक्ति दे यह दुख सहने की, उनके समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति दे और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने बहुत ही घटिया और घिनौना ऐसे पीड़ा के दौर से जब श्री अजीत पवार जी का परिवार गुजर रहा है, महाराष्ट्र की जनता दुखी है और दुर्घटना तो कोई ये पहली दुर्घटना नहीं थी, लेकिन इस पर इतना घटिया बयान दे करके उनके प्रति जो किसी के मन में कोई भी श्रद्धा होगी वो भी समाप्त हो जाएगी। देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व और उनके दिशा निर्देश पे जो पिछले आर्थिक प्रगति है उसमें देश की रूपरेखा बदल दी है। देश अब जब पूरे विश्व की इकॉनमी श्रिंक कर रही है, GDP कम हो रहा है, तब देश की इकॉनमी और GDP जो है वो एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन गया। IMF ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है कि भारत एक बहुत बड़ा रे ऑफ होप बनकर उभरा है और 9वीं बार ये पेश करने वाली पहले वित्त मंत्री, ये अपने आप में आज़ाद भारत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार भी बहुत आशा है हमें कि इस बजट से भी एक बार औद्योगिक निवेश की तरफ जहां
ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। वहीं किसानों, मजदूरों, मध्यम वर्ग और सारे वर्गों को सर्विस सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस बजट को बजट ऑफ होप माना जा रहा है। देखिए, यूजीसी पे कल मुद्दे पे एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसे सूचीबद्ध कर लिया, यानी ये पूरा मैटर सब जुडिस हो गया। तो अब इस पर कोई बयान देना उचित नहीं है। सब जुडिस मैटर पे ऐसे भी हमारी पार्टी को भी बयान देती नहीं है। दूसरे लोग जो चाहे बोल लें, अब इंतज़ार करना चाहिए कोर्ट के रुख का। अब स्टालिन साहब जो भी कह रहे थे, अब वो इतिहास की बातें हो गई। अब तो सर्वोच्च न्यायालय में ये मैटर सब जुडिस है। कुछ भी बोलना न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालना होगा। मेरा ये मानना है ये एक बहुत ही ऐतिहासिक डील है। इसमें भारत से निर्मित हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी इत्यादि को बहुत बड़ा संबल मिलेगा और हमारा जो निर्यात है ईयू में वो काफ़ी बढ़ेगा। इस निर्यात तो जब बढ़ेगा जब ईयू डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक एक प्रभाव पड़ा है, जो बाकी देशों पे भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया की इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट के प्रति होना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से जीत है। क्योंकि चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका वाले देश हों, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, जो भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे को इंडिया को करने चाहिए, उन सब चीज़ों को बहुत बड़ा संबल मिलेगा। और ऐसे समय में जब अमेरिका ने ट्रेड को एक आर्म्स की तरह इस्तेमाल किया हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टर है और हमारे आने वाले समय में बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी शुरू से ही मेक इन इंडिया, विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं और आई थिंक ये उसमें एक बहुत बड़ा और अहम कदम है। क्योंकि ईयू जो है वो यूएस के बाद सबसे बड़ी डेवलप मार्केट है और हमारे जो हिंदुस्तानी कला और क्राफ्ट का जो मार्केट है, जो हमारी चाइना की होड़ में सबसे आगे निकलते हैं हम, उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है। तो आई थिंक ये एक मैन्युफैक्चरिंग को, निर्यात को, जॉब और एम्प्लॉयमेंट को, हमारे जीडीपी को और जो हमारी लोकल कंपनीज की प्रतिस्पर्धा है, उसमें बहुत बड़े प्रभाव देगा और हम काफ़ी ग्रो करेंगे।